वेलकम बैक टू इंटीग्रल एजुकेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कैसे होंगे, सब लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स। इस पर हमने पहला चैप्टर का इन द सेंस कि जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट और ईरर वाला जो चैप्टर था उसको हमने क्या कर लिया है बेटा, कंप्लीट कर लिया। उसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आज हम दूसरा चीज शुरू करेगा। दूसरा चीज क्या है, वो है आपका वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे? वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं सदिश। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले जीवन में आपको कैसा रहना, खुश रहना है। कैसा रहना है? खुश रहना है। यदि आप खुश नहीं रहोगे तो आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि जब व्यक्ति खुश होता है तभी वह अच्छा काम करता है, नहीं तो वो सारा बोझ काम करेगा। ठीक है, तो आपको कैसा रहना है? पहली बात कैसा रहना, खुश रहना है। यदि आप खुश रहोगे तभी कुछ आगे होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हमें? वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब बात समझना। आप जब मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हो? मार्केट जाते हो, तो आप जो है दुकानदार के पास गए तो दुकानदार से क्या कहते हो? आप मुझे क्या दे दो? चीनी दे दो। आप क्या मांगते हो? शुगर ना, शुगर आप मांगते हो, चीनी मांगते हो। और क्या कहते हो? मुझे चीनी कितनी दे दो? 1 किलो 2 किलो जो भी आपको चाहिए ना। मान लिया कि एग्जांपल आप कितनी मांग रहे हो? 5 किलो। तो दुकानदार आपको दे देता है सीधे डायरेक्ट, कि क्या कभी नानुकुर करता है? नहीं करता। वो क्या कहता है कि ये लो, ये रहा आपका थैले में 5 किलो शुगर, और आपको दे के कह देता जाओ, खुश रहो, पैसा दे दो और आप जाओ, ये बोलता है। अब जब उसको चीनी मिल गई है तो उसने आपको डायरेक्ट दे दिया। क्या उसने पूछा कि आपसे कि 5 किलो जो चीनी चाहिए आपको, वो उत्तर से आएगी कि दक्षिण से आएगी? नहीं, इस बारे में आपकी दिशा से कोई भी मतलब नहीं है। वो सबको चीनी देगा, 1 किलो 2 किलो जो उसकी जरूरत होगी, चाहे वो व्यक्ति उत्तर से आए या दक्षिण से आए। बात समझ रहे हो? तो मतलब कि बात समझना, मेरा ये इतना सब कुछ नाटक करने का मतलब ये है कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है। जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होती है? दिशा की जरूरत होती है। उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे, मान के चलो कि ये आपका क्या है? चौराहा है। एक रोड इधर गई है, एक इधर गई है, और एक इधर गई है, और एक इधर गई है। ठीक है, मान लो कि एक चोर है, और ये जो चोर है ट्रैफिक चौराहे से, ये कैसा, ये कौन है? ये चोर है। ये चोर नॉर्थ की ओर ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर जा रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में। अब ये चोर यहां से 10 मिनट पहले निकल गया। कितने मिनट? 10 मिनट पहले निकल गया। अब मान लो पुलिस पहुंचा। कैसा पहुंचा? पुलिस पहुंचा। और वो पुलिस क्या करेगा? पुलिस जो है, मान के चलो कि यहां पर आप बैठे हो। कौन बैठे हो? आप। ठीक है, यहां पर ये आप बैठे हो। ठीक है, इस पब्लिक से पूछेगा कि अच्छा ये इसी डायरेक्ट मतलब ये यहीं पर है। ठीक है ना, ये चौराहे पर ही एक ठेला लगाया है व्यक्ति। ठीक है, उस ठेले पर एक व्यक्ति बैठा है। तो ये पुलिस वाला इसके पास जाता है और पूछेगा कि चोर किधर गया है? चोर किधर गया है? पूछेगा कि चोर किस रफ्तार से गया है। तो ये यदि उसकी स्पीड बता दिया कि भैया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां से भाग गया है गाड़ी से। ठीक है, गाड़ी से ये भाग गया है। लेकिन यदि ये दिशा ना बताए, ये कह दे, ये पुलिस वाला पूछा, कह दे कि बाइक वाला कितनी तेजी से गया है? बाइक वाला कितनी तेज गया है, तो वो क्या बता देगा? वो जो इधर ठेला लगाए हुए हैं वो बता देगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है। तो अब इस पुलिस वाले को, उसको किसको? चोर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? चोर को। तो क्या ये पुलिस केवल ये जान करके इसको चोर को पकड़ लेगा?
नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि अब पुलिस के पास बहुत सारे रास्ते हैं, या तो ये इधर चला जाए, या इधर चला जाए, या इधर चला जाए, या इधर चला जाए, या इधर चला जाए। तो क्या कुछ एक विशेष डायरेक्शन बताएगा ना, तो इससे पूछेगा कि अच्छा चलो ठीक है, इतनी तेज तो चला रहा था लेकिन किधर चला रहा था, किस डायरेक्शन में गया है, तो उससे क्या पूछा डायरेक्शन, तो ये क्या बता देगा कि उत्तर की ओर गया है। तो बस ये पुलिस वाला क्या करेगा, उत्तर की ओर सीधा निकल जाएगा और उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। आया बात समझ में? मतलब की बात समझना, आपको किसी राशि को व्यक्त करने के लिए यदि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो तो वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं तो वह राशि कैसी होगी, आपकी अदिश राशि होगी। कैसी राशि? अदिश राशि। बात समझ में आया? तो देखो अब इसको लिखते हैं, ये अभी कुछ नहीं लिखना था, अब हम लोग लिखेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, बात समझना। लिखो सदिश राशि, देखो किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है तथा यह सदिश योगफल के नियम का पालन करे, वह राशि सदिश राशि कहलाती है, राशि कहलाती है। बात समझ में आया? तो सदिश राशि के लिए, सदिश राशि के लिए आपका क्या होना जरूरी है, तीन चीजें। क्या होना जरूरी है? तीन चीजें होना जरूरी है, तभी वह राशि क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी, नहीं तो नहीं। तो पहली बात क्या होना चाहिए, उसके पास परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण। ठीक है, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिशा, मतलब कि डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। तीसरा आपका क्या करे, सदिश के योग नियम का पालन करे। का पालन करे। ठीक है, तो ये जब तीनों चीजें एक साथ इंटरसेक्शन होगा, जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तभी कोई राशि सदिश राशि कहलाएगी, नहीं तो वह अदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अदिश राशि। अब बात समझो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है तथा यह सदिश योगफल के नियम का पालन करे, वह राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि के लिए बेटा तीन चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या? पहला परिमाण, दूसरा दिशा और तीसरा आपका सदिश के योगफल नियम का पालन करे। ठीक है, तो देखो परिमाण तो आपको पता होगा, परिमाण पता है, जैसे आपने चीनी लेने गए तो 5 किलो बोलते हैं ना, तो 5 इसमें क्या है, वो आपका परिमाण है। दिशा आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना। और ये वाला क्या बता रहा है, सदिश के योगफल नियम का पालन करना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसमें जो है आपका जो वेग है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। जो आपका त्वरण है वो भी कैसी है? सदिश राशि है। जो त्वरण है वो भी कैसी राशि है?
आपका सदिश राशि है, जो बल होता है वो भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आदि ये सब ऐसे ही किसके उदाहरण है, सदिश राशियों के। बात समझ में आई? तो अब देखो यहीं पर थोड़ा सा समझ लो, यदि लिखना हो, चलो पहले इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिए, चलो बहुत बढ़िया, पॉज करके नोट कर लेना था, ठीक है। ये तो सदिश राशि हो गई, ठीक है। दूसरा जो सदिश राशि में ही अब आपका दूसरा क्वांटिटी क्या होती है, आपका इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अदिश राशि कैसे कहते हैं, ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे या उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि इसके लिए किसकी जरूरत है, केवल परिमाण की, दिशा की जरूरत नहीं होती। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे मान के चलो कि आपसे कोई पूछा कि कोई व्यक्ति कितनी स्पीड से जा रहा था, स्पीड यानी कि चाल। अब यहां पे बेटा वेलोसिटी मत कर देना, अभी मैं देखो इसी वजह से मैं अभी आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा, ये जो तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि यदि जब तक आपको ये वेक्टर नहीं आ रहा होगा ना, तब तक हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर उसने वेग की बात की है, त्वरण की बात की है, तो इस वजह से हम इसे बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर पढ़ लेते हैं। तो अदिश राशि पढ़ रहे थे, तो ये क्या हो गया, स्पीड, द्रव्यमान, ठीक है। जैसे आप कोई चीनी लेने जाते हो तो आपसे कोई पूछता है क्या कि आपको चीनी किस दिशा से चाहिए, आप तो ये नहीं बताते ना दुकानदार से कि भैया 5 किलो उत्तर में चीनी दे दो, नहीं बताते हो, आप तो सीधे यही कहते हो ना कि आप चीनी दे दो जो भी लेना है, ठीक है। जैसे तापमान, जैसे आपको बुखार चढ़ा हुआ मान लिया, ठीक है ना, अरे मान लो, अच्छा चलो ठीक है, मुझे कुछ चढ़ा, ठीक है। यदि मान के चलो कि मुझे बुखार है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ना मापा, तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार कितना है, तो कुछ बताएगा कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट या इतने डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा कुछ बताएगा। तो क्या वो दिशा बताता है क्या, नहीं बताता। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, हमने पढ़ लिया सदिश राशि, अदिश राशि, और कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं। अच्छा, यह जो है ना, नोट डाल के लिखना चाहो तो यह है सामान्य गणितीय नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करती हैं। बात समझ में आया ना कि ये कैसी सामान्य गणितीय नियम का पालन करेंगे। जैसे आपने कहा कि 5 किलो चीनी लाना है, और तो आपके घर से पापा ने फोन कर दिया कि बेटा 5 किलो चीनी और लेते आना, तो कितना हो गया चीनी, 10 किलो। आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली जोड़ दिया। लेकिन वेक्टर में आप ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान देने वाली बात है, वो कैसे जोड़ेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। अभी आप सिर्फ डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
चलो चलो, अब देखो कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं, कुछ राशियां आपकी ऐसी भी होती हैं जो ना तो सदिश होता है और ना ही अदिश होता है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट क्या लिखोगे, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो ना तो सदिश होती हैं और ना ही अदिश होती है। ठीक है, कुछ राशियां क्या होती हैं, ना तो सदिश होती हैं और ना ही अदिश होती हैं। उन राशियों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अब बेटा मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। देखो आपको ये तो पता है ना कि जो आपकी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। कैसा होगा, सदिश राशि होगा, उसको तीन चीजों की जरूरत होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। बताओ बेटा, पहला क्या होता है, मैग्नीट्यूड। किसकी जरूरत होगी ही होगी, मैग्नीट्यूड की। फिर दूसरा किसकी होगी, डायरेक्शन, दिशा की। तीसरा क्या है कि यह किसको फॉलो करेगा, फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। और ये तीनों एक साथ होंगे तभी होगा, अलग अलग नहीं, ठीक है ना, ये तीनों एक साथ होंगे। और अदिश राशि, अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ये मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ कौन है, ये सिर्फ अदिश राशि के लिए, सिर्फ अदिश राशि के लिए। अदिश राशि के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, उथल पुथल हो रहा होगा कि ये कौन सा नया क्वांटिटी आ गया जिसको आप जो है टेंसर क्वांटिटी बोल रहे हो। तो इसको समझने के लिए आपने एक क्वांटिटी का नाम सुना होगा जिसको हम लोग क्या कहता है, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब बोला विद्युत धारा, आपने हाई स्कूल में पढ़ के आया है कि जैसे मान के चलो कि कोई एक 7 एम्पियर, चलो सॉरी, जैसे मान लो कि एक इधर से कोई एक वायर आया है और एक इधर से कोई वायर आया। मान लो कि ये जो है आपका बबीता जी के यहां से आया है, ठीक है, बबीता जी के यहां से वायर आया है जिसमें 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है। और ये जो है मान के चलो कि ये आपका जेठा जी के यहां से आया है। किसके यहां से आया है, जेठा जी के यहां से करंट आया है। और ये मान के चलो कितना है, 3 एम्पियर का है। कितना है, 3 एम्पियर। और ये जो है दे रहे हैं किसको, ये दे रहे हैं तारक भाई को। ये किसको दे रहे हैं, तारक भाई के घर में कनेक्शन दे रहे हैं। तो 2 एम्पियर इधर से, 3 एम्पियर ये इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये आपका कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया, 5 एम्पियर। अब बात समझना, विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता है। हाँ है। कैसे पता सर, देखो क्योंकि आप परिमाण तो बता रहे हो ना कि कितने एम्पियर आ रहा है, तो परिमाण की भी आवश्यकता है। दिशा की भी आवश्यकता है का, हाँ भाई दिशा की भी आवश्यकता है, दिशा की भी आवश्यकता है। ये देखो आप बता रहे हो ना कि बबीता जी के घर से किधर जाना है, तारक भाई साहब के घर तक जाना है, या जेठा जी के घर से कहां तक जाना है, तारक भाई के घर तक जाना है। यानी कि ये दो चीजें तो हैं। तो आप सर इनको सदिश राशि क्यों नहीं बोल देते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है। इसके पास सिर्फ 2 चीज इकट्ठा हुआ है। कितनी चीज इकट्ठा हुआ है, सिर्फ 2 चीज इकट्ठा हुआ है, तीसरी चीज इसके पास नहीं है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। क्या बोल लेंगे, टेंसर क्वांटिटी। बात समझ में आया, भेजा खुला। अभी समझ लो, जो भी है आंख कान नाक मुंह जो खोल सकता खोल लो, क्योंकि यदि अभी खोल लोगे तो बाद के लिए दिक्कत नहीं होगा।
पहली बात, सदिश राशि के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा क्या होता है, वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करेगा, वेक्टर के एडिशन के लॉ को फॉलो करेगा। अदरवाइज यदि इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो फिर हम लोग उसको देखेगा। यदि परिमाण और दिशा बस है तो उसको क्या बोलेगा, सिर्फ टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलेगा, टेंसर क्वांटिटी। और यदि परिमाण और दिशा के साथ साथ वह वेक्टर के एडिशन नियम को फॉलो करता है तो उसे क्या बोलेगा, सदिश राशि। और सिर्फ एक चीज हुई क्या, केवल परिमाण, तो उसको क्या बोलेगा, सदिश राशि, अदिश राशि बोलेगा। क्या बोलेगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा, कर लिया नोट। चलो अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग। अगली हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण। बात समझना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा वेक्टर को हम लोग किसकी सहायता से, एक तीर की सहायता से व्यक्त करते हैं। किसकी सहायता से, एक तीर की सहायता से। रामायण महाभारत याद करो, आपने बहुत सारा टीवी देखा होगा। अभी जब लॉकडाउन हुआ था पिछली बार, रामायण आ रहा था, महाभारत आ रहा था, उस पे हम लोगों ने क्या देखा, तीर तीर चला के युद्ध करता है। तो वही वेक्टर को हम किससे दर्शाता है, तीर से। ये जो हेड वाला होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जो नुकीला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड। जो पीछे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, अब इस देखो, अब बात समझना। तो ये वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तीर से। लेकिन अब बात समझो थोड़ा सा, इस तीर की जितनी लंबाई होती है वो वेक्टर को क्या बताता है, वह वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। तो लिखिएगा, सदिश को एक तीर से व्यक्त करते हैं, तीर से व्यक्त करते हैं। तीर की लंबाई सदिश का परिमाण बताती है, सदिश का परिमाण बताती है। क्या बताती है, परिमाण बताती है। बात समझ में आया। और इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन होती है। दिशा के लिए हम तीर का हेड देखेंगे, हेड देखेंगे। बात समझ में आया। अब इसको लिख लिया है, बात समझ में। इसको अब बात समझो, क्या आप हर एक जगह हर एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आप हर बार क्या करेगा, उसको उसकी लंबाई का, जितनी लंबाई का मैग्नीट्यूड होगा उसको बनाएगा, नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करता है, जैसे कि मान के चलो कि किसी वेलोसिटी को लिखना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग। इसको यदि रिप्रेजेंट करना है तो वेग कैसा है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इसको हम क्या करेगा, बी लिख देगा, बी मतलब वेलोसिटी, और उसके ऊपर एक तीर लगा देगा। तो ये क्या बता देगा, ये वेक्टर को बता देगा कि ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया। चलो अब एक चीज देखो, यहां पर आप छोटा बच्चा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि आपको डायरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर। ये आपका साउथ है, साउथ मतलब दक्षिण होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ईस्ट मतलब पूरब होता है, पूरब। और ये आपका वेस्ट है, मतलब पश्चिम होगा,
क्या होगा, पश्चिम होगा। और हर एक दिशा के बीच में कितने का, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यदि कोई उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ध्यान समझना, यदि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है तो वो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। 45 डिग्री का इधर से कोण बनाएगा या 45 डिग्री का उधर से कोण बनाएगा। बात समझ में आया। और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पूर्व। नहीं आया समझ में, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आया। यदि मान के चलो कि मेरे को ये डायरेक्शन लिखना है, ये डायरेक्शन लिखना है, तो आपको क्या करोगे, या तो आप इधर से एंगल बताओगे कि वेस्ट से पश्चिम से कितने के कोण पर जा रहा है, या उत्तर से कितने के कोण पर जा रहा है। तो यदि ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट से बीच वाला, तो यानी कि ये 45 का होगा और ये 45 का। इसी तरह से हर एक डायरेक्शन होगा। जैसे ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ, इन दोनों के बीच में है तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, कुछ भी लिख दो, मतलब एक ही निकलेगा। और ये एंगल अभी भी कितना बनाएगा, साउथ ईस्ट के लिए 45 डिग्री का। जो व्यक्ति जितने डिग्री पर जाएगा वो उसको बता देगा, एंगल बता देगा विद रिस्पेक्ट टू। और ये यदि यहां से जा रहा है तो ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, जो भी है एंगल वो आपका कितना बनाएगा, 45 ही बनाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। नोट करिए तुरंत, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे, हाँ सर यही गा लो, यही तो बचा है। नहीं 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 नहीं, अभी तुम लोग को पढ़ने का उम्र है। अभी जब तुम लोग पढ़ेगा तभी तो आपको अच्छा अच्छा लड़का मिलेगा, लड़की भी मिलेगा। अब अलग अलग के लिए, लड़का के लिए लड़की मिलेगा और लड़की के लिए क्या मिलेगा, लड़का मिलेगा। चलो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर या टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। क्या देखना है हमको, सदिश के प्रकार। अब बात समझो, पहला जो प्रकार है, पहला वो हम लोग लिखेंगे इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर को क्या बोलते हैं, समान सदिश। समान सदिश। अब बात समझते जाना कि किसे कहेंगे समान सदिश। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सदिश जो क्या होगा, जो एक समान हो, उसे क्या कहेंगे, समान सदिश। तो लिख लीजिए, ऐसा सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों बराबर हों, समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाती हैं। ठीक है ना, ऐसी सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों बराबर होता है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो केवल परिमाण और दिशा है। भाई यदि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं ना, तो आपको तीसरा जो नियम है ना, कौन सा, वेक्टर के एडिशन का नियम, वो ऑलवेज फुलफिल ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो वो तीन चीज ध्यान देना। पहला क्या है कि यदि कोई राशि सदिश राशि है तो उसके पास परिमाण होगा, दिशा होगी और वेक्टर के एडिशन को नियम को पालन करेगी। ठीक है, चलो वो तो हो गया। अब आते हैं वेक्टर के प्रकार, सदिश के प्रकार। तो उसमें पहला है इक्वल वेक्टर। तो यदि इनका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, पहला जैसे मान के चलो कि किसी की स्पीड v1 है। अच्छा, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, मान के चलो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, किसकी ओर, नॉर्थ की ओर है। ठीक है, तो दूसरा v2 आपका हो जाएगा, v2 भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्थ की ओर। तो अब बात समझो, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है।
इसकी दिशा भी क्या है, बराबर, यानी कि ये क्या हो गया, ये इक्वल वेक्टर हो गया। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा भेज लगाना, मैंने यहां पर बल दे दिया, फोर्स ना, फोर्स ये आपको दिया है 5 न्यूटन नॉर्थ। क्या ये बराबर है? तो देखो मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है, लेकिन आपको मात्रक भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये मीटर पर सेकंड में है, वेग किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, और बल किस में होता है, न्यूटन में। और ये देखो डायरेक्शन भले ही सेम है, इस डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा बल है वो 5 न्यूटन का उत्तर की दिशा में बल लग रहा है, और ये क्या है, ये वेग बता रहा है। यानी कि देखो v1 और v2 तो आपस में बराबर हैं, बराबर वेक्टर हैं, लेकिन ये एफ वेक्टर के बराबर नहीं है। आप इस पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये मैग्नीट्यूड भी सेम है और ना ये डायरेक्शन भी सेम है। अरे भाई, यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए ना, मात्रक भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो हम लोग कहेंगे, अदरवाइज कहां ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, चलो ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसको यदि लिख लिया हो तो दूसरा है, नोट कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके। पहला हो गया, दूसरा आप लोग क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे निगेटिव वेक्टर। क्या लिखोगे, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश। ये क्या हो जाएगा सर, ये ऋणात्मक वेक्टर क्या होता है? तो देखो, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, ध्यान समझना, ऐसा सदिश या कोई भी ऐसी सदिश, ऐसी दो सदिश राशियां जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, लेकिन उन दोनों के बीच का जो एंगल हो वो कितना हो, 180 डिग्री हो, वो आपका क्या कहलाता है, निगेटिव वेक्टर। तो लिख लीजिएगा, ऐसी सदिश राशियां जिनका परिमाण तो समान हो, लेकिन दिशा विपरीत हो। विपरीत का मतलब क्या हुआ बेटा, 180 डिग्री का कोण बने, किसके, दो वेक्टरों के बीच। ऐसी सदिश राशियां जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ऋणात्मक सदिश कहलाती हैं। बात समझ में आ गया? जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल में कि यदि कोई व्यक्ति राम है, ठीक है ना, वो कितने वेग से जा रहा है, v1 वेग से, और उसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी ओर जा रहा है, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। और ये v2 है, ये कोई दूसरा वेग है मोहन, ये भी 5 किलोमीटर प्रति वेग से ही जा रहा है, लेकिन ये जा रहा है दक्षिण की ओर। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर। तो देखो, उत्तर ऊपर की ओर है और दक्षिण किधर है, नीचे की ओर। तो देखो ना, ये दोनों एक दूसरे से कितने का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का। तो यही क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। नोट करिए, हो गया, नोट कर लिया। चलो, दूसरा, मतलब दो हो गए, अब तीसरा है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब समांतर सदिश, समांतर सदिश। ध्यान समझना, क्या है कि ऐसे
सदिश जिनकी दिशा समान हो तथा परिमाण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी समांतर सदिश कहलाती है। समांतर सदिश कहलाते हैं। अब बात समझना ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे B1 आपका है, मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है जो B1 है, उसकी चाल कितनी है, मान के चलो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये किधर है? नॉर्थ की ओर। किधर है? नॉर्थ की ओर। दूसरा जा रहा है B2, जो दूसरा आदमी है वो जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की वेग से। किससे जा रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये भी किस डायरेक्शन में ही जाएगा? नॉर्थ में। तो क्या लिखा हुआ कि ऐसी सदिश जिनकी दिशा समान हो, जिनकी दिशा क्या हो? समान हो। तो ये देखो, ये भी नॉर्थ में जा रहा है, ये भी नॉर्थ में जा रहा है, तो दिशा क्या हो गया? समान हो गया। तथा परिमाण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अभी इस केस, ये जो केस है वो कैसा है? ये आपका बराबर वाला केस नहीं है। यानी कि या आप देखो, B1 को यदि आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनाओगे, ये आपको B1 लिखोगे, B1 बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? ये नॉर्थ की ओर, अभी देख लो ऐसे ही है। और लेकिन ये वाला मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या बताता है? इसकी लंबाई को बताता है ना। तो जो कौन सा लंबा बनेगा? B2 वाला, ये 15 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो, इन दोनों की दिशा क्या रहेगी? समान रहेगा। उनके दोनों के मध्य बना कोण कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, या तो ये भी लिख लो, दिशा समान हो अर्थात दो सदिशों के मध्य बना कोण 0 अंश हो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, दिशा समान हो के बगल में। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में। ठीक है, पर दूसरा क्या है कि यदि मान के चलो कि B1 आपका 10 मीटर पर सेकेंड है साउथ की ओर, और V2 भी है आपका कितना? 10 मीटर पर सेकेंड साउथ की ओर। ठीक है, तो ये देखो परिमाण बराबर भी हो गए, दिशा भी बराबर हो गई। इधर क्या परिमाण असमान भी है लेकिन दिशा क्या है? समान है। यानी कि इन दोनों के बीच में देखो ना, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो दोनों के मध्य बना कोण कितना है? 0 डिग्री। इसी तरीके से जैसे मान के चलो कि ये साउथ की नीचे वाली डायरेक्शन है, ये रहे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका भी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये B1 है और ये क्या है? B2 है। तो इनके दोनों के मध्य बीच का एंगल देख लो ना, कितना है? 0 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। अब है असमांतर सदिश, एंटी पैरेलल। हेडिंग अगला है चौथा, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? असमांतर सदिश। असमांतर सदिश, बात समझना। असमांतर सदिश क्या है बेटा? ऐसी सदिश, ध्यान समझना, ऐसी सदिश जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? दिशा भाई साहब उसकी विपरीत हो। उन दोनों के मध्य बना कोण कितना हो? 180 डिग्री। तो लिख लीजिएगा, ऐसी सदिश जिनकी दिशा विपरीत, मतलब मध्य बना कोण
कितना हो, 180 डिग्री हो, मध्य बना कोण क्या हो, 180 डिग्री हो, तथा परिमाण समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। समांतर सदिश, असमांतर सदिश कहलाते हैं, असमांतर सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असमांतर सदिश कहलाते हैं, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो, देखो जैसे मान के चलो कि एक कोई वेक्टर है ए है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है। लेकिन जो बी वेक्टर है ये कितना है, ये मान के चलो कि 6 माइनस का 6i कैप माइनस का 4j कैप। अब देखो यदि ध्यान से देखो, ध्यान समझ, अभी मैं i j और आपको सब बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये पहला वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस का 2j कैप है। दूसरा वेक्टर b है जो आपका कितना है, माइनस का 6i कैप माइनस का 4j कैप। अब यदि ध्यान से देखो तो b कैप से, b वेक्टर से मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस का 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, कि नहीं ले सकता, माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस का 2j कैप ले सकता हूँ। तो b कैप बराबर कितना हो गया, माइनस का 2, ये क्या लिखा हुआ है, ये वेक्टर a ही तो लिखा हुआ है ना, तो यही क्या कहलाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ गई कि ये देखो दिशा क्या है, विपरीत है, वो प्लस का इधर, ये माइनस का, दोनों अपोजिट हो गए ना। या तो एक लेमन लैंग्वेज में समझो तो b1 जैसे मान के चलो कि राम आपका जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से किधर की ओर, ईस्ट की ओर, किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर। और v2 जो है, जो मान के चलो कि रोहन है, वो आपका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट की ओर। तो ये देखो, ये ईस्ट ये इधर है, तो ये b1 हो गया, और ये इधर v2 है, v2 जा रहा है। बात समझ में आई ना। तो ये देखो इन दोनों के, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर, तो दोनों के बीच में मध्य बना कोण कितना है, 180। तो यही क्या कहलाता है आपका, एंटी पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आया, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, चलो नोट कर लिया। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला है आपका जो भी हो, 5वां नंबर, 6ठा नंबर होगा आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर, या इसी को क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। क्या कहते हैं इसे, शून्य सदिश। इसका क्या मतलब है, शून्य सदिश का मतलब यह है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, परिमाण क्या हो, शून्य हो, तथा दिशा कुछ भी हो। लिख लीजिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा दिशा कुछ भी हो, क्या कहलाती है, जीरो सदिश, शून्य सदिश कहलाती है। शून्य सदिश कहलाती है, क्या कहलाती है, शून्य सदिश। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे मान के चलो कि एक कोई वेक्टर है a और उसका परिमाण कितना है, 0। क्या है, परिमाण कितना है, 0। अब देखो इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0i कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का 0 k कैप। भाई 0 का गुणा है, किसी के साथ कर दो तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। चलो अच्छा, अब थोड़ा समझ लो कि ये मैं जो i j और k लिख रहा हूँ उस तरफ से क्या है। देखो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि ये क्या है, x एक्सिस है, सब लोग जानते हो। ये क्या है, y एक्सिस है, सब लोगों ने जाना है।
तो और ये यदि मुझे जेड एक्सिस दिखाना है तो इसे मुझे बोर्ड से क्या होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो बोर्ड से बाहर के लिए मैं इसे ऐसे दिखा दूं डॉट डॉट से, तो ये क्या है, ये आपकी जेड एक्सिस है। बात समझ में आया? तो देखो एक्स एक्सिस में जब चलते हैं तो उसे आई कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कैप। जब वाई एक्सिस में चलते हैं तो इसे जे कैप कहते हैं, और जब जेड एक्सिस में चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। बात समझ में आया? तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए, नोट करिए, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटी चीजें नोट हो गया। अब देखिए अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग क्या है, छठा 7वां नंबर आप डालिए, यूनिट वेक्टर या छठा नंबर जो भी है आपको, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। क्या लिखेंगे इसको, इकाई को कैसे लिखते हैं, हाँ ये इकाई सदिश लिखिएगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर या ऐसी सदिश जिसका परिमाण कितना हो, यूनिट हो, इकाई हो, उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश। लिखिएगा ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण इकाई हो, अर्थात एक हो, अर्थात एक हो, क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। देखो ये जो इकाई सदिश है ना, इसको जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इसे कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप, क्या पढ़ते हैं, कैप से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका, इस इकाई सदिश का काम क्या है बेटा, इकाई सदिश का काम है सिर्फ और सिर्फ किसी सदिश को दिशा देना। तो लिख लीजिएगा, इकाई सदिश का कार्य दिशा प्रदान करना है। क्या है, दिशा प्रदान करना है। बात समझ में आ गई? इसको ढंग से नोट करिएगा। अब देखो जैसे मान के चलो कि मैं किसी एक कोई वेक्टर ए है, मैं उसका क्या लिख रहा हूं, इकाई सदिश। तो ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, ये मॉड लगा हुआ, क्या लगा हुआ, मॉड। यार बात समझो ना यार, क्या लगा हुआ, मॉड। मॉड का मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, परिमाण है, ये क्या है, परिमाण, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप। ए कैप क्या पढ़ेंगे, ए के ऊपर क्या लगा हुआ, कैप। जैसे बी के ऊपर कैप लग जाए तो क्या पढ़ेंगे, बी कैप। सी के ऊपर कैप लग जाए तो सी कैप। क्लियर हुआ? इकाई सदिश का क्या काम है, केवल और केवल दिशा प्रदान करना, ठीक है ना। नोट करिए भाई, नोट करिए, बहुत बढ़िया, उम्दा। कितना हो गया, 6 7, जो भी, जो कौन सा नंबर था, जो भी हो लिख लेना, ठीक है ना। चलो अगला है कोलिनियर वेक्टर, जो भी हो, छठा 7वां जो है कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय या समरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश। तो ऐसे सदिश, ध्यान समझना, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर हो, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर हो, क्या कहलाते हैं, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर हों,
क्या कहलाते हैं? समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समरेखीय सदिश कहलाते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि मान के चलो कि ये आपकी एक क्या है, लाइन है, ठीक है, ये डैश डैश आपकी क्या है, लाइन है, ठीक है, इसमें कोई वेक्टर ये है ए, ठीक है, और एक कोई वेक्टर क्या है, ये बी, तो दोनों इसी लाइन में है, तो इस वजह से वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके क्या कहलाएंगे? समरेखीय वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरेखीय वेक्टर कहलाएंगे। अब अगला है 8वां नंबर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या बोलते हैं इसे? समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सदिश जो एक ही तल पर हों, लिखो, ऐसे सदिश जो एक ही तल पर उपस्थित हों, समतलीय सदिश कहलाते हैं। समतलीय सदिश कहलाते हैं। बात क्लियर है? और अगला क्या हो जाएगा इसी का? देखो, यदि दो सदिश, यदि आपको केवल दो सदिश दिए हुए हैं, मात्र दो सदिश, तो वो सदैव समतलीय सदिश होंगे। तो लिख लीजिएगा, दो सदिश सदैव समतलीय सदिश होते हैं, ठीक है। यदि दो या दो से अधिक दिए हुए हैं, यदि दो से अधिक दिए हुए हैं मतलब तीन, तो यदि तीन वेक्टर या तीन से अधिक वेक्टर हैं तो वो आपके समतलीय एक ही तल में हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो लिख लीजिए, तीन या तीन से अधिक सदिश एक तल में हो भी सकते हैं, और नहीं भी। बात समझ में आया? क्या कह रहा है कि यदि दो सदिश हैं तो वो हमेशा किस में होंगे? समतलीय सदिश होंगे। लेकिन यदि तीन या तीन से अधिक हैं भाई, यदि दो से अधिक हो गए तो वो आपके, यदि तीन वेक्टर हैं तो आपके कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते। बात समझ में? अच्छा, तल का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मैंने आपको बताया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये वाली। अब जैसे इधर समझ लो, ये है, ये इधर रहा, ये मान के चलो कि मेरे लिए क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ऊपर क्या है, वाई एक्सिस है, और इधर सामने क्या है, जेड एक्सिस। तो बात समझना, ये ऊपर वाला ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपकी तरफ जो आ रही है क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, वाई जेड। क्या कहलाएगा, वाई जेड। बात समझना, इधर एक्स एक्सिस है, इधर क्या है, एक्स एक्सिस, और ये इधर क्या है, वाई एक्सिस। तो ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो कुल मिला के आपके एक तो ये वाला प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन, एक ये वाला भी तो बनेगा ना, ये तो एक एक्स जेड प्लेन बनेगा, और एक ये ऊपर वाला ये वाला प्लेन बनेगा, तो एक्स जेड बनेगा। तो कुल मिला के प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी प्लेन हो सकते हैं। तो लेकिन समझने वाली बात है कि आपका एक्स वाई प्लेन आप समझ गए होंगे, वाई जेड प्लेन भी होगा और एक्स जेड प्लेन भी होगा। अच्छा, बहुत सारे प्लेन होंगे, जरूरी नहीं है कि केवल यही हो, लेकिन अभी तीन जो मुख्य प्लेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? अब आज का आखिरी जो टाइप है, कॉन्करेंट वेक्टर, और उसको करके आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पॉज करके भैया नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना, पॉज कर लेना। कॉन्करेंट वेक्टर जो भी है आखिरी है आज का, कॉन्करेंट वेक्टर। यार कॉन्करेंट को क्या कहते हैं यार, इसको मुझे हिंदी नहीं पता है, ठीक है ना।
देखो कॉनकरेंट का क्या मतलब है कि यदि दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही पॉइंट पर मिले तो उसे क्या कहते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर। नहीं आया समझ में? यदि दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही जगह पर काटें, लिख लो, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक सदिश एक बिंदु पर मिलें या काटें तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर कहलाते हैं। कॉनकरेंट वेक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहलाते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर को ये है ए, एक वेक्टर कोई बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉनकरेंट वेक्टर। ये तीनों क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट ये पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉनकरेंट पॉइंट, और ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर। अच्छा, अभी जो आपने लिखा था कोप्लेनर वेक्टर, एक ही तल पर जो वेक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। और इसको बेटा जो हम लिखेंगे, इसको बेटा जो हम लिखेंगे उसको हम किससे लिखते हैं, ऐसे, कोप्लेनर वेक्टर। यदि कह दे आपसे कि कोई तीन सदिश ए बी और सी, ए बी और सी, देखो कह दे कि कोई भी तीन वेक्टर ए बी और सी यदि कोई कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनको हम किस में, एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये लिख देते हैं 0, और ये बराबर होता है, अच्छा मैं अब ये बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, लेकिन ये जरूर समझ लो कि ये इतना होता है, फिर क्या फार्मूला होता है वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि परिमाण कैसे निकालते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम वेक्टर बनेंगे, स्थित सदिश क्या होती है, उस जगह पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको इंटीग्रल एजुकेशन को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इंटीग्रल एजुकेशन का ऐप जो है वो आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करिए, और जो भी आपको कोर्स परचेज करना है आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिए। वहाँ पे फिजिक्स के भी अवेलेबल है कोर्सेस, और आपके मैथ के भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही जल्द केमिस्ट्री के भी वहाँ पर आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।